बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द क्रंच शो और मैं हूं आपकी मेजबान आमना आदिल। नाज़रीन, सवालात उठाए जाते हैं, बहसो मोबाइल से भी किए जाते हैं, आवाजें भी बुलंद हो जाती है, लेकिन इन सवालात का आखिर असर क्या हुआ? इन बहसो मोबाइल से इन तमाम तर कॉन्वर्सेशंस का नतीजा क्या निकला और इन आवाजों के बुलंद होने का, इन सदाओं के बुलंद होने की क्या वजूहात है? इन सब बातों पर सवालात तो उठाए गए, इन पर बातें भी की गई, टॉक शोज भी हो गए, लेकिन नतीजा क्या निकला है, इस पर बात करेंगे आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे हालिया मामलात पर, पाकिस्तान की भी बात होगी, उसी के साथ साथ बैनुल अक़वामी सूरत हाल की भी बात की जाएगी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आपको बताते चले, सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगी पूरे पाकिस्तान को, हमारी आवाम को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी पर। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर आखिर है कौन? DGISI में के ओहदे पर 8 माह रहने के बाद आखिर इस ओहदे से उनको क्यों हटाया गया, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती आखिर इतनी मुतनाज़े क्यों रही और इतनी ज्यादा इस पर कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की गई? पॉलिटिक्स की भी बात की जाए तो कंट्रोवर्शियल रहा ये मामला, तो आखिर क्यों? और उसके बाद हम लोग खुद जानते हैं कि सदर के पास जो मंजूरी गई, समरी गई, उस पर भी बहुत सवालात उठाए गए। तो क्या सदर के पास ऐसे कुछ इख्तियारात हैं जिनकी वजह से ये शुबहात सामने आ रहे थे? सीनियरिटी में तैनाती का क्या अमल दखल होता है और किस तरह से इसको तयन किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। क्या फौज गैर सियासी हो जाएगी? तो ये बात जो है फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कही गई थी, तो कितनी सच्चाई है और क्या बात यहाँ पर की जाएगी? तमाम तर लोगों का, अवाम का, तज्जियाकारों का इस पर क्या मौकफ है, इस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती थी या फिर तौहीन अदालत? इस्लामाबाद से पूरा का पूरा लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया और पिंडी में इसको शिफ्ट कर दिया गया। आखिर क्यों? 26 नवंबर आखिर कितना अहम होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। और उसी के साथ साथ बात ये करेंगे कि इमरान खान साहब का अमेरिका को लेकर क्या मौकफ रहा है और क्या वो तब्दीली का शिकार हुआ है? अगर तब्दीली हुई है, यू टर्न हुआ है, तो वो क्यों? उसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या PTI की पॉलिसी बाकी दूसरी पार्टी से मुख्तलिफ है? इमरान खान की जान को क्या खदशात है, और अगर इमरान खान की जान को खदशात है तो PTI की तरफ से क्या मौकफ इख्तियार किया जा रहा है, और सिटिंग गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत इस पर क्या इकदाम करने वाली है? इन सब सवालात का जवाब आज के हमारे प्रोग्राम में आपको दिया जाएगा। तो हम आज का प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। तो नाज़रीन, अगर बात की जाए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो पिछले कुछ टाइम से ये मामला लाइमलाइट में रहा। उसके बाद जब 6 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल्स के लिए जो है समरी भिजवाई जा चुकी थी GHQ, तो फिर उसके बाद ये मामला भी सामने आया कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर काफी हद तक शुबहात का शिकार हैं और उनके पास जो है वो इनकम्पिटेंट है। ये भी बातें बहुत ज्यादा सामने आई और लाइमलाइट में हमने देखी भी। तो इसका लबे लबाब क्या निकला? इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन भी करेंगे हमारे सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। उनसे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं और क्या ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी आमना, आवाज आ रही है आपकी। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद वाकई में पेश करूंगी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। आसिम मुनीर हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो चुके हैं। सर, पहला सवाल तो यही करूंगी कि DGISI के ओहदे पर 8 माह वो रहे और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया, आखिर क्यों? पहले तो जी, जिस तरह आपने मुबारकबाद दी, मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। और इस अपॉइंटमेंट के 5-6 पॉजिटिव पहलू हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जुह से हम अपने पाकिस्तानियों के सामने रखें। पहला ये कि सैयद आसिफ मुनीर साहब, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और उसके साथ साथ मोहतरम जनाब साहिर शमशाद साहब, ये दोनों पर्सनैलिटी सेल्फ मेड हैं। बिल्कुल।
पहली तो ये, और ये इसका मकसद ये कि ये एक पॉजिटिव सिग्नल गया है पाकिस्तानियों को कि जो भी सेल्फ मेड होगा, हार्ड वर्किंग करेगा, चाहे उसका बैकग्राउंड पावरफुल न भी हो, वो तब भी एक अच्छे मुकाम पर आ सकता है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। दूसरा ये कि इस दफा आर्मी के अंदर ये जो अपॉइंटमेंट है, इसमें सीनियरिटी को मलूज़ खातिर रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्मी के पर्सपेक्टिव से प्रोफेशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। जैसे बाजी में अपॉइंटमेंट में कोई भी किसी भी सीनियर जनरल को लिस्ट में से एक को सिलेक्ट कर लिया जाता था। तो ये फर्स्ट टाइम अगर सीनियर्स को ऑन मेरिट अगर आपने इसकी सिलेक्शन की है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल गया है आर्मी के अंदर। और मैं समझता हूँ इसके अंदर आर्मी की जो स्किल्स हैं और जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। बिल्कुल ऐसा ही तीसरा ये कि सैयद आसिफ मुनीर साहब के लिए जो मशहूर है वो ये बात है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। तो यानी ये भी नहीं कि जिस तरह से यानी इससे कोई खदशा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को लाहक नहीं होगा। और वो प्रोफेशनल चीजों को डील आज तक करते आए हैं और ये भी उनकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव पहलू है। तो ये इस हवाले से अगर हम देखें, जहां तक आपने कहा कि आईएसआई के चीफ की हैसियत से उनका हटाना, ये तो कोई आर्मी का नुमाइंदा ही उसका सही जवाब दे सकता है। लेकिन जो बाजार के अंदर नैरेटिव चले वो तो यही था कि गालिबन किसी मुल्क को एतराज था या कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया। और बाज नैरेटिव ये कहा जाता है कि कोई पर्सनल इशू के ऊपर खान साहब ने उनको हटाया और रिक्वेस्ट की उस वक्त के चीफ साहब को। लेकिन अब इसमें हकीकत क्या है, चूंकि ये कोई आर्मी का ही बंदा जिसके पास इनर इंफॉर्मेशन हो वो ही प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन ये कि उनकी प्रोफेशनलिज्म में और उनकी जो कमांड है आर्मी के अंदर, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, यहाँ पर बड़ा सवाल उठाए जाते थे कि समरी जो है वो वजीर आजम हाउस से आरिफ अलवी साहब को भेज दी गई है, तो इसके अंदर काफी ताखीर का शिकार किया जा सकता है और पीएमएलएन की तरफ से ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं और बहुत ही तेजी से इसका फैसला किया गया और बहुत जल्दी इसका फैसला सामने भी आ गया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, तो ये तो बड़े आसानी से निकल गया। ये देखें जी, ये तो एक सियासी स्कोरिंग थी बुनियादी तौर के ऊपर। जो पीटीआई के मुखालफिन थे उनका ये कहना था कि ये समरी को डिले किया जाएगा, इसे रोका जाएगा और इसके अंदर उनके कोई अपने स्टेक्स हैं और अगर ये पर्सनैलिटी आ जाती हैं तो उससे पीटीआई को नुकसान होगा। तो ये नैरेटिव मेरा जाती ख्याल है कि ये पीटीआई के मुखालफिन का था, पीटीआई का ये नैरेटिव नहीं था। और मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस अपॉइंटमेंट के अंदर मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है और खुद खान साहब ने भी इसके अंदर बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। और मेरा ख्याल है उनका जो मैसेज था प्रेसिडेंट साहब को वो यही था जब वो कंसल्टेशन के लिए लाहौर में आए कि ऑन मेरिट जो भी आते हैं उनको आप कर दीजिए। तो मेरा ख्याल है ये खुश आइन है, चूंकि उसकी एक वजह ये भी है जो हम सुबह भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पीटीआई खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई एक्शन लेती तो वो आर्मी के साथ साथ मुल्क की सलामती को भी एक धचका पहुंचता है। चूंकि इंडिया जिस तरह का नैरेटिव बना रहा है और जिस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहा है, और रिसेंटली जो उनके किसी कमांडर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर वो पाकिस्तानी हेल्ड कश्मीर के ऊपर बातें बना रहे थे, जो को रात उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं, गालिबन सुबह को इस तरह की बातें करते हैं, तो वो सारे सिग्नल्स जो हैं यहाँ से गलत जाता। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा कदम था और इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपकी तरफ से आप खुद ही ये कहा जा रहा था कि कयास सराइयां यही थी कि पीटीआई को कुछ और इमरान खान साहब को कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई की तरफ से हटा दिया गया था। तो क्या अब वो इश्यूज सामने नहीं आए और फिर इतनी जल्दी सदर मुमलिकत की तरफ से भी साइन कर दस्तखत कर दिए गए, तो अब क्या इश्यूज होंगे? और इमरान खान साहब की तरफ से भी यही कहा गया था कि हमें खदशात जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बल्कि नवाज शरीफ से, क्योंकि वो जो नाम सामने लाएंगे वो ऑटोमेटिकली और लाजमी तौर पर खदशात का जो है सामना करेगा और शिकार होगा। हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल को देखें ना, तो उसके अंदर उसका जो पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसीजर होता है, उनके सामने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होता है।
बिल्कुल। कि सुबह भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जी जी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे सिविलियन इदारे हैं, इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, वो इतने वीक और शेकी हैं। और एक ही इदारा है जो कि मजबूत इदारा है पाकिस्तान का, और खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो पाकिस्तान की इकाई नहीं इकाई रहेगी। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में इस किस्म की क्यास आराइयां करने से हमें इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मेच्योरिटी है पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें तो ये होता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। अगर एक जगह पर किसी एक एपिसोड में अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपके किसी और एपिसोड के अंदर या किसी और कंपार्टमेंट के अंदर आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि उस वक्त आसिफ मुनीर साहब एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेली आर्मी की जेली ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे, इस वक्त पूरी आर्मी को हेड कर रहे हैं। और उनके उनके शोल्डर्स के ऊपर इस वक्त मुल्क की सलामती का भार भी है। और इनफैक्ट आर्मी का चूंकि इन्फ्लुएंस है इवन पॉलिटिक्स के अंदर, हालांकि जो नैरेटिव आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि वो ए पॉलिटिकल रहेंगे, बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस जो मैं आपकी यहाँ पे वजाहत कर सकता हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया, खुद पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी वीक हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपको डेमोक्रेसी नजर नहीं आती। इकोनॉमिक आपके इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, जिस तरह से टैक्स कलेक्शन के अंदर जो वीकनेसेस हैं आपके सामने हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, आप एजुकेशनल इदारों को उठा के देख लीजिए, दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन देखिए, वहां भी हालात हमें कोई ज्यादा खातिर ख्वाह नजर नहीं आते। और फिर जब से हमने सेंटो ज्वाइन की थी और जिन भी ममालिक ने ज्वाइन की थी, तो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का से था पॉलिसी मेकिंग के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त पेंटागन का बहुत से है। और उसकी दलील ये है कि चाहे डेमोक्रेट्स हों या चाहे रिपब्लिकन्स हों, उनकी पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, उनकी पॉलिसी यूक्रेन के हवाले से, उनकी पॉलिसी अफगानिस्तान में आपको एक ही नजर आती है, क्योंकि बिहाइंड द जो फोर्स है वो वही है। तो लिहाजा ये कहना कि आर्मी का बिल्कुल ही मुदाखलत खत्म हो जाएगी या उनका इन्फ्लुएंस, मुदाखलत तो मैं न कहूँ, शायद अब वो ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंस रहेगा, और वो इन्फ्लुएंस इसीलिए रहेगा जब तक के दूसरे इदारे पावरफुल ना हो जाएं, अपनी अपनी पोजीशन है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल ना करें। मसलन पॉलिटिकल पार्टी की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रिज करती है लोगों और हुकूमत के दरमियान में, और लोगों की डिमांड्स को आर्टिकुलेट करके नारों की शक्ल में गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज इनफैक्ट यहाँ पे नहीं कर रही। और सवाए पीटीआई के इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बाकी पीटीआई की नुमाइंदगी किसी हद तक सारे सूबों के अंदर है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप उठा के देखें तो उनकी नुमाइंदगी पूरे मुल्कों के अंदर, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौजूद नहीं है उस तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी जिम्मेदारी है। और सैयद जो आसिफ मुनीर साहब हैं, उनका जो जो बिहेवियरल जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा मेच्योर हैं। और मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ वो मुल्की मफादात को आगे लेके जाएंगे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके पास आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी आपके पास, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आपके यहाँ नहीं आएगी मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, यहाँ पर फॉर्मर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी यही कहा गया कि हम ए पॉलिटिकल हो जाएंगे। इस तरह का नैरेटिव 2008 में भी सामने आया था। जनरल कयानी की तरफ से ये कहा गया था कि अब हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, और उसके बाद इस पर अमल इस तरह से नजर आया था कि तमाम जो फौजी अफसरान हैं उनको सरकारी महकमों से वापस बुला लिया गया था। लेकिन उसके बाद इसके दोबारा से जो है तब्दीली जो है हमें नजर आई जनरल राहील के मामलात में। तो अब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है इसको करके गए, तो उसके बाद क्या कहेंगे? क्या वाकई में इसमें चेंज आएगा? जी जी, देखें दुनिया के अंदर जो डॉक्ट्राइन आता है ना वो प्रेसिडेंट के नाम से आता है। बिलफर्ज अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट क्लिंटन डॉक्ट्राइन, ट्रंप डॉक्ट्राइन, ओबामा डॉक्ट्राइन, जो बाइडेन डॉक्ट्राइन, और इंडिया के अंदर भी आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे एक डॉक्ट्राइन था इंदिरा गांधी का, फिर आई के गुजराल साहब का था, और अब मोदी का डॉक्ट्राइन है जो बिल्कुल उसके अंदर शिफ्ट लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के नाम से डॉक्ट्राइन मशहूर होते हैं। यानी बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन, आपने अभी नाम लिया कियानी साहब का डॉक्ट्राइन, उससे पहले मुशर्रफ साहब का डॉक्ट्राइन। तो ये अक्कासी करता है कि आर्मी की सिग्निफिकेंस तो है, उनकी से है पॉलिटिक्स में भी, उनकी से है डिसीजन मेकिंग के अंदर से। ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर आप स्टेट डिपार्टमेंट के जो अभी नुमाइंदे का जो उनकी जो स्टेटमेंट थी
कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो आर्मी चीफ के ऊपर मुनसर करते हैं और उनका रोल इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मासी में एक किताब की गई एंगेजिंग इंडिया, टालबोट जो उस वक्त क्लिंटन दौर के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी थे साउथ एशिया के, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है। उससे पहले जनरल जेनी की किताब है, उसके अंदर भी इस तरह का जिक्र हमें मिलता है। तो ये कहना कि आर्मी का इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के अंदर खत्म हो जाएगा, ये तो गलत होगा। उसकी वजह ये कि ये खत्म होना भी चाहिए, और उसकी वजह ये है कि इस वक्त सियासी हमारे इदारे उतने पावरफुल नहीं है। हाँ, तदरीजन इसको कमी इसमें आनी चाहिए। दूसरी बात, खुद हमारे जो सियासतदान हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो खुद आर्मी को लेकर आते हैं सियासत के अंदर, यानी इसकी बेतहाशा मिसालें हैं। माजी में आप अगर नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस को सुन लें, और उससे पहले भुट्टो साहब की मैं पुरानी क्लिप्स देख रहा था, उसके अंदर बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि आर्मी का रोल बड़ा जबरदस्त है, उनका रहना चाहिए रोल। इसी तरीके से अब आप इमरान खान का साहब देख लीजिए कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। तो सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज खुद लेकर आती हैं सियासत के अंदर आर्मी को कि आप आए और आके ये फैसला हमारा कर। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने ज्वाइन किया था, उनसे गुफ्तगू की इस बारे में कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर कितना अमल दरामद होगा। मजीद ये कि आने वाले जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर, आखिर वो कैसे साबित होंगे पाकिस्तान के लिए, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इन फौजी पस मंजर भी जाना। बात हो रही थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी की, और उसी के साथ साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो अलविदाई तकरीर की उसकी कंट्रोवर्सी की, किस तरह से उसको लिया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही थी। तो इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मिस्टर खिजर भुट्टा साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन, हमारे सीनियर तज्जियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी अमल में लाई जा चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें ताख़ीर का शिकार भी थी ये, और बहुत पॉलिटिकल सिनेरियोज में भी इसको देखा जा रहा था। आखिर क्यों? देखें, इसमें कंट्रोवर्शियल थी नहीं, इसको बनाया गया था। बिल्कुल। और एक तो इसमें जो कंट्रोवर्शियल वो कुछ जमातों की तरफ से कुछ ऐसे मुतालबात थे, एक ऐसी हिस्ट्री जुड़ी थी जिसकी वजह से इसको मुतनाज़ कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है जितना हवा चल रही थी, जितना जो है इसको समझा जा रहा था कि ये कंट्रोवर्शियल है, जितना समझा जा रहा था इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं, जितना ये समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो एक पार्टी के फ़ायदे और दूसरी के पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तैनाती एक ऐसी तैनाती है जिसके ऊपर जो है पूरी कौम जो है और तमाम पार्टीज़ के लीडरान और तमाम पार्टीज़ मुत्तफ़िक हैं और इन्होंने एग्री किया, एक्सेप्ट किया है। अब अगर इसके बाद जो है इसके ऊपर एतराज़ात उठते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी और उसके जवाब दे वो ख़ुद अपने गिरबान में झांक के देखेंगे कि हमने जो है अगर इसके ऊपर एग्री किया था तो फिर वजह क्या थी, तो किस लिए वजह यानी कि ये बनी। और पाकिस्तान में ये आज से नहीं, पहले भी इस तरह के मामला जो है वो होते रहे हैं। और इसको जो है ये असल में माहौल ऐसा था, इन्वायरमेंट ऐसा था और ये टाइम ऐसा था कि जब इस टाइम पे जो है इस मामले को इतना उछालना जो है वो ज़रूरी बन गया था, क्योंकि खान साहब एक तो हुकूमत से बाहर थे और खान साहब बार बार ये दावा कर रहे थे कि ये जी हकीकी आज़ादी और उसके बाद जो है अमेरिका की साजिश है, जो मेरी हुकूमत गिराई गई, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। उस बयानिए को लेके जो है जिस तरफ इशारे किए जाते थे न्यूट्रल्स को और फिर मीर जाफ़िर की तरफ और उसके बाद तो उस हवाले से जो है इस मामले को मज़ीद कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। तो इसीलिए जो है ये इशारा किया जाता था बार बार कि कहीं खान साहब उनका नाम ले रहे थे, दूसरी पार्टियां भी नहीं छोड़ रही थी, नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के जो है इसके ऊपर बातें कर रहे थे कि जी वाकई ही नाम ले लेके बता रहे थे। और मतलब किया गया, दोनों तरफ से ये मामला था, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए था। ये आज सब मुत्तफिक हैं इस तैनाती के ऊपर। अगर अभी इस मामले के बाद जो है जो इस्तेहकाम आना है, जो हम देख रहे हैं, जो कल से एक ठहराव आया है पाकिस्तान की उस हमारे हालात में, इस लोगों की सोच में, एक तरफ से खान साहब को देखे PTI की तरफ से, दूसरा नून लीग की तरफ से, तो बेहतर है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हर पार्टी को। अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इसके ऊपर जो है मज़ीद बातें नहीं हुई हैं और इसको खुश असलूबी से निपटा दिया गया है तो अच्छी बात है। अब सवालात भी उठते हैं, जहन भी हमारे सिर्फ रह गए हैं। मतलब कल हम जब प्रोग्राम कर रहे थे परसों वाले दिन,
तो उस टाइम यही सोच रहे थे कि बहुत बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में और हम ज़ाहिर है कि हम टच रहते हैं, हर चीज़ को मामलात को देख रहे होते हैं। तो बड़ा हम भी खुद परेशान थे कि क्या होगा, क्या हो सकता है, इस मामले को कितना लटकाया जाए, क्योंकि हमारी मईशत उस तरह पे नहीं है कि हम अगर एक चीज़ को अफोर्ड कर लें और दूसरे साथ के साथ चलती रहे, और हर तरफ से जो है गहमा गहमी मची हुई है। तो बिल्कुल सोचना ये बालातर था सोच से कि एक मामला कैसे हैंडल होगा। लेकिन कल जब ये मामला तय पा गया है, उसके बाद हम जब उठे हैं, हमने जब मतलब कि ऑफ द कैमरा गए तो हमें फील हुआ कि हमारे कंधों से कुछ वजन कम हो गया। हम रिलैक्स फील कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मामला जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है, और बड़ा अच्छी बात है। साहब, हम लोग ही बात कर रहे थे और उसके दौरान हमारी तरफ से ये ओपिनियन नजर आ रहा था, और आम बात ये नजर आ रही थी कि जो समरी भेजी गई है सदर ममलिकत की तरफ, उसमें ताखीर का शिकार हो सकता है और उसके अंदर मजीद जो है हमें नजर आएगा कि पॉलिटिक्स जो है मजीद खेलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब भी ये कहते नजर आए कि हम सदर ममलिकत के साथ जो है राब्ते में हैं और हम इस पर खेलेंगे। तो इस चीज पर क्या कहेंगे कि किस खेलने की बात हो रही थी? खेल तो नजर ही नहीं आया। देखें, खान साहब ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है अगर ये उनके सदर साहब के साथ उनके पास है, ये इख्तियार है कि वो समरी को सिर्फ सिग्नेचर कर सकते हैं और अपनी उसके ऊपर दस्तखत करके समरी वापस कर सकते हैं। इसमें कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। आइन भी कहता है कि आप एक तो आर्टिकल जो हमारा आइन है 48 जो है उसके तहत जो है वज़ीर आज़म के पास 7 दिन रहती है ये समरी, उसके बाद 7 दिन बाद ये ट्रांसफ़र होती है सदर के पास जाती है, वहाँ पे 15 दिन का स्टे होता है। उसके बाद अगर उसको जो है सदर जो है उसमें डिले करता है, एतराज़ उठाते हैं, तो वो फिर जो है वापस आ जाती है समरी। फिर 7 दिन वज़ीर आज़म रखता है, उसके बाद फिर फाइनल करके उसको भेजा जाए। मतलब 1.5 महीने का प्रोसेस है। अब इसमें भी 2 सूरतें थी कि अगर वो बाजवा साहब जो है मज़ीद जो है वो एक समझ ले के केयर टेकर के तौर पे ओवरटेक करते, इसको लेके चलते इन हालात में, तो या फिर जो है जो थे उनको किसी और को केयर टेकर बना दिया जाता। अच्छा सर, जब ये केयर टेकिंग की का मामला आता है तो उसके अंदर सीनियरिटी को देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो सीनियर जनरल है उनको जो है कायम मुकाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया जाता है, और जब उस लिस्ट को देखा जाए तो उसमें भी सबसे पहला जो नाम आता है वो जनरल आसिफ मुनीर का ही आता है। तो उसके बाद जो है खैर फाइनली अब तो जो तैनाती है वो हो चुकी है। सर, अब आपकी तवज्जो लेकर जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच के बारे में। उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अब हम ए पॉलिटिकल हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ए पॉलिटिकल से उनका क्या मकसद था, और क्या वाकई में अब फौज गैर सियासी होगी, और अगर अब होगी तो क्या पहले सियासी थी? देखें, बहुत बड़ी लंबी डिबेट है और इसको ओपन करेंगे तो मेरे ख्याल में ओपन ही करते रह जाएंगे इस मामले को कि क्या 18 से 2019 यानी कि 21 से पहले जो है फरवरी से फ़ौज की मुदाखलत थी। तो बाजवा साहब खुद बता गए कि हाँ थी, मुदाखलत थी, और उसी वजह से जो है ये सियासतदान इस चीज़ को लेके बैठ गए और वही मामला जो है पेश आया। उसके बाद अब जब बाजवा साहब ने ये बात की है, इसको हम नेगेटिव ना लें तो बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव लेना मतलब ये है कि हम खुद अपनी सोच को उस सोच से हटा ही नहीं पा रहे हैं। हम खुद ये चाहते नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में न्यूट्रल हो, सब चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएं। अब उस मामले को मजीद अगर हम घसीटेंगे, हम बार बार ये सवाल करेंगे कि बाजवा साहब ये कह रहे हैं और बाजवा साहब की वजह से ही जो है आप ये सवाल करने के बाद जो है उस वजह से जो है हम कहीं जो है वो इंटरफेयर ना कर दें इस मामले में। तो अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोचें। अगर वो कह गए हैं तो गुड थिंग है, बेटर है फॉर फ्यूचर इन कमिंग प्रोसेस एवरीथिंग। समझ लें कि आपके जो भी होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। तो इस हवाले से अगर मजीद इसको आगे कंट्रोवर्शियल किया जाता है, अगर एक मिनट अगर इसमें आगे जो है मजीद सियासतदान इसको ऐड करते हैं कि जी अब इमरान खान साहब 26 को जा रहे हैं, तो उसमें अगर वो मुतालबात करते हैं और आर्मी की बात करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से सियासतदानों को खुद जो है इससे दूर रहना चाहिए और फिर आर्मी के ऊपर अगर बात करनी चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में इस मामले को जो है वो आप कह सकते हैं कि फिर आर्मी अपने हाथ अपने से निमट सकती है, उसको आप सवाल कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, यहाँ पर सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी कि कमर हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी सियासत पर बड़ी बात की गई अपनी स्पीच के अंदर। उन्होंने ये कहा कि सन 2018 के इलेक्शन के बाद पार्टियों ने आरटीएस को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लकब दे दिया। फिर 2022 में अदम एतमाद आया, वोट खोने के बाद एक पार्टी को मजीद इम्पोर्टेड का लकब दे दिया गया। इसको किस तरह से देखते हैं कि उनका कहना यह था कि गैर सियासी हैं, लेकिन शीरी मिजारी की तरफ से भी आड़े हाथों लिया गया और ये कहा गया कि पूरी जो स्पीच थी उनकी सियासी थी, और कह वो रहे हैं कि वो गैर सियासी है। देखिए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गड़े मुर्दे ना ही निकालें तो बेहतर है। अगर बाजवा साहब ये एक्सेप्ट कर गए हैं
इससे बड़ी कोई बात नहीं है फिर मेरे ख्याल में। वो अपने बयान में खुद बता गए कि ऐसा हुआ है। और देखें, आप खुद समझदार है, आप समझती हैं इस मामले को। अब देखने वाली कौम भी बाशऊर है आजकल, उसको सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है इलेक्शन जीतने के लिए क्या कुछ नहीं होता है और किसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये तो नासमझी बात है, किसी को नहीं पता। हाँ, फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, फैक्ट्स हमारा बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उस मामले में जो है अच्छी बात है कि अगर नहीं हो सकते इन्वॉल्व। और दूसरी बात है 18 की बात करें तो 18 में बाजवा साहब को एक्सटेंशन किस लिए मिली थी, ये सवाल। फिर मेरा सवाल बनता है कि बाजवा साहब फिर एक्सटेंशन 3 साल की किस लिए लेके आए थे, उसमें किसका हाथ था, ये सवाल फिर मेरा बनता है, मुझे जवाब फिर चाहिए। तो बात ये है कि इसको, उस मामले को मजीद अब फौज को अलग करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? ये हम लोग करेंगे। हम उनको अपना काम करने दें जो फौज कर रही है। अब सियासतदानों ने खुद अपने आप को, हमारे सबसे बड़ा जो समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हर इदारे में, पाकिस्तान के अंदर हर इशू के ऊपर सियासतदानों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि सियासतदानों का राइट बनते हैं। आप देखिए, मिनिस्टर्स बनते हैं, आपके ऊपर ये राइट्स होते हैं कि आप आवाम की सवालात को सुने, उनके जवाब दें। तो उसके बाद अगर ये मामला आप मजीद फौज की तरफ लेके जाते हैं, आप बार बार डालते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो, आप फिर गेट 4 का रास्ता अपनाते हैं, आप फिर जो है, मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कहूँगी कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासत, पाकिस्तान के अंदर जो भी काम हो उसको खुश असलूबी से और अदब के दायरे में रह के किया जाए, मजीद अल्फाज को बेहतर किया जाए, मजीद अच्छी बात है कि अगर 18 के अंदर जो हुआ उससे पहले जो होता रहा, अब मैं बताऊँगा कि फिर उसको मुशर्रफ साहब को लगाने वाले की बात कर लें, फिर उसके बाद फिर आप क्यानी साहब को देख लें, मतलब कि फिर वो छोड़ दें फिर चीज़ों को कि अगर इसके ऊपर ये बात करेंगे पहले इन्वॉल्वमेंट थी, अब नहीं है और हम दूर हो रहे हैं, तो अच्छी बात है और दुआ करते हैं, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो। हम लोगों की तरफ से और वॉइस न्यूज़ की टीम की तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो चुके हैं, एंड नो डाउट ही इज एक्चुअली एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, और उनकी जो फौजी हिस्ट्री है वो भी इस चीज़ की नवीद है। सर, अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की। तो कल एक बयान जो है ट्वीट किया गया और उसके मुताबिक शेख रशीद ने ये कहा कि मैं इस चीज की ये बेहतर बात है कि फौज जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत उसने नहीं की। अब बेहतर है कि पीडीएम जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये तो वही बात है कि आपको पता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर आप जिद कर रहे हैं बच्चे की तरह कि मुझे दें मुझे दें। तो मैं तो इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि खान साहब को वाकई ही पता नहीं है कि हमारी मईशत कहाँ पे खड़ी है, खान साहब को वाकई ही पता नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल मामलात कैसे चल रहे हैं, खान साहब को क्या वाकई ही पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वो हमारा समझ लें कि महंगाई की रेशो कहाँ पे पहुँची है, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुँची है, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी कहाँ पे पहुँची हुई है। मतलब कि हर बंदा ये जानता है, हर बंदे की हम तो बड़े लोगों की बात करते हैं, एक दिहाड़ी वाला भी जानता है कि कितने मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो चीज़ वो 10 रुपये में लेता था आज वो 30 रुपये में ले रहा है। तो महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ख़जानों में कुछ नहीं, आपके मुआहदे तोड़े जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी। आप 15 दिसंबर को जब आप देखेंगे एक नया टॉपिक खुलने वाला है पाकिस्तान के अंदर कि दिसंबर के महीने में नया टॉपिक, नया महीना नया टॉपिक और नए मसाइल। आपको दिसंबर में आपने किस्त अदा करनी है, वो कहाँ से देंगे आप? $1.1 की यानी कि आपने किस्त देनी है, तो कहाँ से देंगे? तो इलेक्शन तो नामुमकिन हो चुका ना पाकिस्तान में। शेख रशीद साहब बात कर रहे थे और वो बात ऐसे करे जैसे शेख रशीद साहब खुद पैसा दे रहे हैं, यानी कि 47 अरब रुपए लगते हैं एक इलेक्शन कराने के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने बजट अनाउंस किया था, तो 47 अरब रुपए आप कहाँ से देंगे? पाकिस्तान के अंदर क्या इतना पैसा है? आपने सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए, मैं बार बार उस चीज़ के ऊपर सवाल करता हूं कि मुझे बता दें कि वो पैसे कहाँ पे हैं, कहाँ पे लगाए आपने? घर आपने बनाए, 100 से 150 घरों की आपने इफ्तिताही तकरीब की, जिसमें आपने सिर्फ ये चमका दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैंने घर बना दिए। टेलीथॉन आपने की, 4 टेलीथॉन आपने की, एक में आपने 300 से ऊपर यानी कि 5 करोड़ किया, उसके बाद फिर आपने 3 करोड़ किया, 4 करोड़ किया, वो किधर है? ये सवालात बनते हैं और इस चीज़ को ऊपर आप छोड़ दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ जाते हैं, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया तारीख नहीं मिलनी, तो ये फिर लॉन्ग मार्च का सिचुएशन क्यों? देखें, खान साहब ने एक बात की थी, आपको ये याद रखना चाहिए कि खान साहब जो बात करते हैं वो उस पर पूरा उतरते हैं, इसके ऊपर तो नो डाउट। खान साहब ने बात कर दी कि लॉन्ग मार्च जाना है, 26 को तो जाना है। अब इलेक्शन की तारीख अगर ये सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वही बात मैं करने लगा था कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि इलेक्शन होंगे और मार्च अप्रैल से पहले देख रहा हूँ मैं। शेख साहब देखते रहते हैं, अच्छा है, देखना चाहिए उनको। और मेरे ख्याल में आप तो उनको चश्मा लगा के देखना चाहिए कि गुड थिंग कि आप अच्छा देखते हैं, क्योंकि आप दूर अंदेश हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने इलेक्शन, अपने आप को जो ML बना रहे हैं, ML1 ML2 की बात करें, वो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की कि इलेक्शन की डेट नहीं मिलनी है, तो अच्छी बात है। मैं भी ये पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि हमारा पैसा हमसे आप
वोट लेके जाएं, पैसा हमारा आवाम का लगाएं, उसके बाद आप 3 साल हुकूमतें गिराएं और फिर 4 साल में वही पैसा हमारा बर्बाद करके हमें मिले भी कुछ ना, फिर दोबारा से पैसों के लिए हमारे टैक्स को वसूल किया जाए और फिर ये बात की जाए कि ठीक है अब हमें फिर वोट दो, तो मतलब ये कहाँ का किस सेंस से आप इलेक्शन देंगे? मुश्किल है इलेक्शन की डेट देना, और इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे और इलेक्शन पहले नहीं होने वाला, टाइम से पहले, क्योंकि एक तो इसके ऊपर इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो आसिम साहब आए हैं वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं और वो समझे हुए सुलझे हुए हैं। उनका बैकग्राउंड देखिए, किसी इंसान की शख्सियत, किसी इंसान की तरबियत, किसी इंसान का जो विजन है वो उसकी हमेशा बैकग्राउंड से जाना जाता है, वो उसकी हमेशा तरबियत से जाना जाता है, उससे वो इंसान पहचाना जाता है। अगर आपको उसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप उसको बैकग्राउंड देखें, आप उसकी तरबियत देखें, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करें कि ये बंदा वाकई फ्यूचर में क्या कर सकते। तो आसिम मुनीर साहब इज़ अ नो डाउट कि ही इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और वो अच्छे पर्सन हैं, और वो उसको पाकिस्तान की मईशत को, इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का कोई रोल नहीं है मईशत में, ये सुनते में आया था। सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग बात करें कि तारीख भी नहीं मिलनी है, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मार्च है ये आजादी मार्च नहीं, फसादी और फितना मार्च है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है जी कि इमरान खान की जान को खतरा है, फिर भी आप लोग लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी हमारी तरफ से सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी खदशात का सामना है। तो ये सारी बातें अगर हैं और अगर तारीख भी नहीं मिलनी, तो फिर किस तरफ को जाएगा लॉन्ग मार्च का मामला और क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखें, खान साहब की जान को तो खतरा है, लाहक है, जिस तरह सनाउल्लाह साहब भी बता चुके हैं, और उसके बाद जो है ये पंजाब की सिक्योरिटी ने भी उन्हें पहले भी बताया था, जब ये 30 सितंबर की बात है, उस टाइम ये उनको लेटर मसूल हुआ था मुशीर बराए दाखिला पंजाब की तरफ से। तो इसमें तो नो डाउट कि उनकी जान को खतरा, लेकिन खान साहब, मैंने पहले बात की कि वो अपनी बात के ऊपर डट जाने वाले इंसान हैं, वो डट जाते हैं और उन्होंने जाना है। उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए इजाज़त मिली हुई है। फैज़ाबाद में अभी भी इस टाइम जो है कंटेनर्स लग चुके हैं और स्टेज तैयार है। कल तक जो है वो 26 को शाम तक खान साहब खिताब भी करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, और 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद चलने के काबिल भी हो जाऊँगा। तो देखें, ये बेसूद नहीं है, आप इसको कहना कि बेसूद है ये सब, खान साहब का जाना और खान साहब का इलेक्शन की डेट मांगना। देखिए, कोई ना कोई तो बात होगी ना। आप देखें, समझदार इंसान यही समझता है कि अगर एक इंसान 3 महीनों से ये बात कर रहा है कि ये सब गलत हो रहा है मेरे साथ, ये सब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और वो उसके हफ्ते पहले ये बयानात बदलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा है, गुड है, हमारे इख्तिलाफात ख़त्म होने हैं, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका के साथ, हम नहीं चाहते कि आइन के बगैर कोई चीज़ें हो। तो उसलिए जो है वो खान साहब, आप देखें, ये चीज़ें मामला बेहतर हो चुके हैं। मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, मैं ये सोच भी रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है कि 26 के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासत में भी, मईशत में भी इस्तेकाम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी बात पे बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब का अमेरिका के खिलाफ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक मौक़िफ़ था, क्या वो वाकई में बदलता हुआ नजर आया है? और अगर वो बदलता हुआ नजर आया है तो इसको पॉजिटिवली देखा जाए? देखें, इसमें देखें ना, सीधी सी बात है, मैं आपको नहीं दूर लेके जा रहा। हमारी आवाम ऐसी है जो समझने से कासिर है इस चीज़ को, कि क्योंकि जो जियाले हैं, जो खान साहब के साथ उनके सपोर्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि खान साहब ने हकीकी आज़ादी की बात की तो अमेरिका ही हमें चला रहा है। देखें, आप सीधी एग्जांपल ले लें कि आपके हमसाए में, आप अपने घरों की, अपने मोहल्ले की बात कर लें, आपके हमसायों में ऐसे लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल जो है, आपको वो पसंद नहीं करते हैं गली मोहल्ले में रहना, आपको जो है उसके साथ डेली के आपके मसाइल होते हैं उनके साथ, लेकिन आप क्या अकेले जाके रह सकते हैं किसी से, उनसे कट ऑफ हो कि आप ऐसे जंगल में जाके रह सकते हैं? आपको दुश्मन की भी जरूरत पड़ जाती है आपको सम टाइम, और आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसके राब्ते जो है वो तमाम ममालिक के साथ बेहतर हैं, और पाकिस्तान को दुनिया एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों को एक्सेप्ट करती है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदें एक पाकिस्तान को नहीं फ़ायदा देती, ये पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदें जो है ये कम से कम 45-60 ममालिक को जो है इससे बेनिफिट हासिल होता है। हमारी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत जो है हमारी उन पहाड़ों से, झीलों से, नदियों से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर मादनियात बेशुमार चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान कट ऑफ रह के नहीं रह सकता इन ममालिक से। अमेरिका से हमारा राब्ता, हम जितना मर्जी अपने आप को स्टैंड करें, लेकिन ये भी है इस्लाम में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन सही कह रही हैं आप जो कह रही हैं कि पहले खान साहब कहते थे कि उनके साथ ये नहीं कि हमारे खिलाफ साजिश की गई, हमारे हटाया गया, अमेरिका हमारा दुश्मन है। देखिए, दुश्मन है, और फिर एक लेटर भी लहराया गया था मार्च के महीने के अंदर, और उसमें भी कहा गया था कि ये रेजीम चेंज का लेटर है, और ये सारी बातें भी की गई थी। उसको तीन दफा जो है रिजेक्ट कर चुकी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमीशन की जो तश्कील दी गई थी, और उसके बाद जो है बाजवा साहब ने खुद कहा है कि वो बेबुनियाद था। ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बेबुनियाद करार दे दिया गया था, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि अगर फौज ये देखे कि कोई गैर मुल्की साजिश हो रही है
और फौज चुप रहे तो मेरे ख्याल में गुनाह कबीरा है। तो फिर देखें, हमें नहीं, जब हमें पता नहीं फैक्ट्स का, जब हमें खान साहब वो लेटर दिखा नहीं रही है और हुकूमत भी उसको कासिर है मंजर आम पे लाने के लिए, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वाकई साजिश थी? तो नो डाउट कि साजिश नहीं थी उसमें। और फिर खान साहब का बयान देना कि ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं लेकिन वो मतलब नहीं था। तो देखें, कहीं ना कहीं तो फिर मामला जो है वो सुलझा हुआ है, कहीं ना कहीं तो मामला खान साहब के बेहतर हैं। और हमारा नहीं है गुजारा किसी से कट ऑफ रहने का। हाँ, जवाब दो, आंखों में आंखें डाल के बात करो, दुश्मन को दुश्मन ही समझो, लेकिन उसके साथ अपने आप को कट ऑफ खुद ना करो किसी से, क्योंकि आपका पाकिस्तान इस टाइम स्टैंड नहीं करता कि अकेला आप इसको चला सकें। आप श्रीलंका की मिसालें तो देते हैं, आप अफगानिस्तान की मिसालें तो देते हैं, आपने खुद अपनी मिसाल खुद नहीं दी है कि आप भी अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहुंच चुके हैं। सर, अप्रूवल की बात कर लेते हैं। जलसे के अप्रूवल के लिए 53 पॉइंट्स को जो है कंसीडर किया गया और उसके बाद अप्रूवल मिला है, उसकी तरफ जाएंगे कि मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई में ये 53 पॉइंट्स वैलिड थे और किन 53 पॉइंट्स की बात की जा रही है और ये जलसा किस तरह का होने वाला है? क्या वाकई में एक पावर प्ले होगा या फिर ये एक रिवायती जलसा ही हो जाएगा? अच्छा देखें, पहले तो बात यह है कि मैं सॉरी टू से कि मैंने वो 53 जो हैं शराइत मैंने नहीं पढ़ी हैं पॉइंट्स, लेकिन उसमें यही होंगे कि आप अपनी हदूद से बाहर नहीं जाएंगे, आप जो है कोई जलाओ घेराव नहीं करेंगे, आप जो है जो सरकारी इमारत है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप ट्रैफिक को जाम नहीं करेंगे, आप उसके बाद जो है बयानात ऐसे नहीं देंगे इदारों के खिलाफ। तो इस तरह से मामला थे तो उनके ऊपर अमल दरामद होगा। अब मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होगा, यानी कि गैर आनी काम नहीं होगा, कानून से बाहर नहीं जाएंगे पाकिस्तान। मोहतरम, इस तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी जो है शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, रावलपिंडी में अब जलसा होगा, पहले इस्लामाबाद था। हालांकि अगर हम देखें तो अगर उनको इलेक्शन की तारीख चाहिए थी तो उनको इस्लामाबाद में ही जाना चाहिए था जहां पर जो है इलेक्शन की डेट उनको ज्यादा मुतवक्के तौर पर मिल सकती थी। तो रावलपिंडी का ये फैसला आखिर क्यों, ये जो चेंज है ये क्यों आया? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई में ये दो चीज़ें निकल रही थी। एक कह रहे थे कि खान साहब को जो है इस्लामाबाद जाना चाहिए और पीटीआई के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि रावलपिंडी जाना चाहिए। तो ये जो है रावलपिंडी जाने का सीधा सीधा मतलब है कि पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ कि पंजाब में हुकूमत है पीटीआई की और सिक्योर भी है। इस टाइम जो है वो कुछ जलसे जो है वो जीएचक्यू के सामने से जो है वो होते हुए जा रहे हैं और वहाँ की जो खबरें हैं इस टाइम वो यही हैं कि रावलपिंडी में क्योंकि हुकूमत उनकी अपनी है तो खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहना है कि हम कोई हंगामा नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते हैं, इसलिए रावलपिंडी जा रहे हैं और वहाँ से फैज़ाबाद की तरफ जो है वो इस टाइम ब्लॉक कर दिया है मेन शाहराह है जो मरी की उसको। बिल्कुल ऐसा ही है, फैजाबाद और मेन शाहराह जो है वो मरी की ब्लॉक कर दी गई है और उसी के साथ साथ हम कोई इंतशार और कोई भी ऐसा मामला नहीं चाहते हैं। बहुत शुक्रिया खिज़र साहब ने हमें ज्वाइन किया था और आज हमने जो बात की थी वो थी फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच आखिर किस तरफ को जा रही थी, क्या वाकई में जो फौज है वो पॉलिटिकल हो जाएगी और आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे साबित होने वाले हैं और उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की। प्रेसिडेंट के पास आखिर क्या इख्तियारात है, इन पर भी गुफ्तगू जो है वो बरोए कार लाई गई। अप्रूवल जलसे का कैसे हुआ, 53 पॉइंट्स के बारे में बात की और हेलीकॉप्टर के बारे में भी बात हो गई जी। और इसी के साथ साथ आज का हमारा वक्त खत्म होता है, आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहे द क्रंच शो आमना आदिल के साथ।